दोस्तों, संस्कार कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में बात की थी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के ऊपर। उससे ही आगे है, उसमें उसी टॉपिक के अंतर्गत लेक्चर सेकंड है अपना। लेक्चर सेकंड के अंदर हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर क्या कहा था? हमने कहा था कि संकुलन अभिक्रियाओं में बंधन की प्रकृति के आधार पर, उसकी प्रायिकता के आधार पर आयरलैंड, चैट और डेविस नाम के वैज्ञानिक ने सन 1958 में धातु आयनों को कितने भागों में बांटा था? 2, वर्ग संख्या ए और वर्ग संख्या बी। वर्ग संख्या ए के अंतर्गत क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु और उच्च ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाली धातुओं को सम्मिलित किया गया था। फिर हमने उनके गुणों की व्याख्या की थी कि उनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। उनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। कम घनत्व होने के कारण वो क्या कहलाते हैं? हल्के तत्व। फिर कहा था इनकी द्रवण क्षमता और ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग ए के तत्धातु आयन की क्या होती है? अधिक होती है। फिर बताया था कि इनके बाह्यतम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागे जाते हैं वर्ग ए के अंदर। तो वर्ग बी में कहा था कौन सी धातुओं को सम्मिलित किया गया था? संक्रमण धातुओं को। कौन सी धातुओं को? संक्रमण धातुओं को सम्मिलित करने के बाद क्या हुआ? उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? निम्न। फिर हमने उसके कैरेक्टरों की क्या की थी? स्टडी। अब आगे देखते हैं लेक्चर सेकंड के अंदर वर्ग ए। वर्ग ए वर्ग ए जो होता है निम्न धातुओं के साथ, निम्न धातुओं के साथ, निम्न धातुओं के साथ संयोग, संयोग का मतलब जुड़ना, संयोग क्षमता रखते हैं, क्षमता रखते हैं। हमने कहा है वर्ग ए जो होते हैं निम्न धातुओं के साथ संयोग क्षमता रखते हैं। कौन कौन सी धातु हैं वो धातु हैं NH3, NH3 बोलते हैं लाला किसको? अमोनिया को, NH3 अमोनिया। R3N, R3N का मतलब होता है तृतीयक एमीन। कौन सी एमीन? तृतीयक एमीन। और एक होता है क्या? H2O, वाटर मॉलिक्यूल, पानी। और एक F माइनस, F माइनस। तो वर्ग ए जो है निम्न धातुओं के साथ संयोग क्षमता रखते हैं। फर्स्ट बात कह दी हमने। फिर हमने कहा था कि NH3, R3N, H2O, F माइनस लिगेंडों के, लिगेंडों के लिगेंडों के लिगेंड NH3, R3N, H2O, F माइनस लिगेंड वर्ग ए के धातु के साथ, वर्ग ए की धातुओं के साथ संकुलन के साथ संकुलन की
अधिक प्रवृत्ति होती है, संकुलन की अधिक प्रवृत्ति होती है। तो हमने कहा है वर्ग ए जो होता है निम्नलिखित धातुओं के साथ संयोग क्षमता रखते हैं। दूसरी बात हमने कही है NH3 वो होता है R3N H2O और F- लिगेंडों की वर्ग ए की धातुओं के साथ संकुलन की अधिक प्रवृत्ति दर्शाने की क्या रखते हैं, क्षमता। अब वर्ग ए की संकुलन प्रवृत्ति का क्रम, वर्ग ए की धातुओं की संकुलन प्रवृत्ति का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा संकुलन प्रवृत्ति किसकी रहेगी, फ्लोरीन की, उससे थोड़ी कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और सबसे कम किसकी रहेगी, आयोडीन की। आयोडीन की संकुलन प्रवृत्ति क्या रहेगी, कम। ऐसे ही नाइट्रोजन की क्या रहेगी, सबसे अधिक रहेगी संकुलन प्रवृत्ति, फास्फोरस की उससे कम, उसके बाद में आर्सेनियम, उसके बाद किसकी रहेगी, आर्सेनियम, और सबसे कम किसकी रहेगी, Sb की। Sb का मतलब होता है लेड, Sb का मतलब क्या होता है, लेड। हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और हमने देखा वर्ग ए का क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो वर्ग ए जो होते हैं निम्नलिखित धातुओं के साथ, कुछ धातुओं के साथ संयोजन क्षमता दर्शाते हैं या संयोग क्षमता रखते हैं। दूसरी बात हमने कही NH3 R3N H2O F- लिगेंडों के वर्ग ए के धातुओं के साथ, ये जो लिगेंड होते हैं इनके वर्ग की, लिगेंड जो होते हैं वर्ग ए की धातुओं के साथ संकुलन की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं। संकुलन की प्रवृत्ति क्या रखते हैं लालाओ, अधिक रखते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया हेलोजन वर्ग के ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके अंदर सबसे ज्यादा संकुलन प्रवृत्ति किसमें पाई जाएगी, फ्लोरीन में, उससे कम क्लोरीन में, उससे कम ब्रोमीन में, और सबसे कम किसमें रहेगी, आयोडीन में। ऐसे ही मैंने दूसरी धातुएं ले ली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनियम और लेड। तो नाइट्रोजन की संकुलन प्रवृत्ति क्या रहेगी, सबसे ज्यादा, उसके बाद फास्फोरस की उससे कम, आर्सेनियम की उससे कम और लेड की सबसे कम। संकुलन प्रवृत्ति का ये क्या होता है, क्रम। संकुलन प्रवृत्ति का ये क्या होता है, क्रम। ओके। आगे हम पढ़ रहे थे वर्ग ए जो होता है निम्न धातुओं के साथ संयोजन क्षमता दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए NH3 R3N H2O F- लिगेंड वर्ग ए की धातुओं के साथ, लिगेंड जो होते हैं लिगेंडों की वर्ग ए की धातुओं के साथ संकुलन दर्शाने की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। दर्शाने की प्रवृत्ति NH3 R3N H2O F- लिगेंडों के वर्ग ए की धातुओं के साथ संकुलन की अधिक प्रवृत्ति होती है, यानी कि संकुलन दर्शाने की उनमें अधिक क्षमता पाई जाती है। हमने उदाहरण लेके संकुलन प्रवृत्ति का क्रम बताया था। सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता होती है यहाँ किसकी, फ्लोरीन की, उसके बाद में उससे कम किसकी होती है, क्लोरीन की, उससे कम किसकी होती है, ब्रोमीन की, और सबसे कम किसकी होती है, आयोडीन की। इसी प्रकार नाइट्रोजन की संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा और इस लेड की सबसे कम। ये बात अपन ने पढ़ी है। ये संकुलन प्रायिकता का या संकुलन की प्रवृत्ति का क्या होता है, क्रम। दूसरी बात वर्ग बी। वर्ग बी के अंदर क्या होता है,
वर्ग बी में संकुलन अभिक्रियाएं, वर्ग बी में संकुलन अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसेस। वर्ग बी में संकुलन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, वर्ग बी में कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, संकुलन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। और क्या होता है, ये जो होते हैं R3P ट्राई एल्किल फॉस्फीन और R2S4 के साथ इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्ग बी की बात करें हम, वर्ग बी में कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, संकुलन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। R3P और R2S4 के साथ ये संकुल बनाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। तो इनकी संकुल प्रायिकता का क्रम क्या होगा, संकुल प्रायिकता का क्रम, इनकी संकुल प्रायिकता का क्रम क्या होगा, इनकी संकुल प्रायिकता का क्रम जो होगा वो वर्ग ए के क्या होगा, उल्टा। फ्लोरीन की संकुल प्रायिकता क्या रहेगी, सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन की और सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, आयोडीन की। किसके अंदर, वर्ग बी के अंदर, क्योंकि वर्ग बी के अंतर्गत कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, संकुलन अभिक्रियाएं। जबकि वर्ग ए की अपन बात कर रहे थे तो वर्ग ए में क्या हो रहा था, वर्ग ए की धातुओं के साथ क्या करती है, संयोजन। वर्ग ए जो होती है धातुओं के साथ क्या करती है, संयोजन। हमने उदाहरण बताया था NH3H2OF- लिगेंडों के वर्ग ए की धातुओं के साथ संकुलन प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। यानी कि ये जो होते हैं लिगेंड, जो होते हैं वर्ग ए की धातुओं के साथ जल्दी क्रिया कर देंगे, और जल्दी क्रिया करते हैं तो उनमें उतनी ही ज्यादा संकुल की बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वर्ग बी में बात कर रहे थे हम, संकुलन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, R3P R2S4 के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संकुलन प्रायिकता का क्रम देखें अपन, उसके अंदर क्या हो रहा था, वर्ग ए के अंदर हो रहा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी संकुलन प्रायिकता का क्रम लिखना था। तो वर्ग ए में तो क्या रहेगी इनकी ज्यादा, और वर्ग बी के अंदर क्या रहेगी इनकी कम। फ्लोरीन की संकुलन प्रायिकता क्या रहेगी, सबसे कम, और आयोडीन की संकुलन प्रायिकता क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। इस तरीके से ही वो जो दूसरा उदाहरण था, कौन सा था, नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी सबसे कम, उससे ज्यादा फास्फोरस की, उससे ज्यादा आर्सेनियम की और उससे ज्यादा लेड की। ये होता है वर्ग बी की संकुलन प्रायिकता का क्रम। डिफरेंट नजर आया दोनों में। ओके, देखिए वर्ग ए की बात कर रहे थे हम। वर्ग ए में हमने कहा था कि ये जो होती हैं वर्ग ए धातुओं के साथ क्या कर लेती हैं, संयोग कर लेती हैं। हमने ऐसा कहा था वर्ग ए के अंदर संयोग कर लेती हैं। हमने कहा था NH3 अमोनिया, H2O जल, F- फ्लोरिडो और R3N तृतीयक एमीन जो होती है, इनमें संकुलन क्षमता बढ़ाने की प्रवृत्ति, संकुल के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। फिर हमने वर्ग ए के लिए संकुलन प्रायिकता का क्रम लिखा था। जैसे मैंने मान लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में सबसे ज्यादा वर्ग ए के अंदर संकुलन क्षमता किसकी आती थी, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी आती थी, आयोडीन की। ऐसे ही नाइट्रोजन और लेड, नाइट्रोजन की संकुलन क्षमता क्या होती थी, सबसे ज्यादा, और लेड की संकुलन क्षमता क्या होती थी, सबसे कम।
अब यहाँ पे मैं बात करूंगा वर्ग बी की। वर्ग बी में कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, संकुलन अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। तो इनमें क्या होता है, R3P R2S4 के साथ संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। संकुल बनाने की ये कि इन मॉलिक्यूलों के साथ क्रिया करके आसानी के साथ संकुल यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो वर्ग बी की संकुल प्रायिकता का क्रम क्या होगा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या हो जाएगा? जस्ट देन उल्टा। फ्लोरीन की संकुलन प्रायिकता क्या रहेगी? संकुलन प्रवृत्ति क्या रहेगी? सबसे कम। और आयोडीन की संकुलन प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन की क्या रहेगी? सबसे कम। और लेड की क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। ये था मेरे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड। आगे चलते हैं इसमें। आगे चलते हैं। आगे देखिए, वर्ग ए और बी पढ़ लिया हमने। वर्ग ए में क्या हो रहा था? वर्ग ए जो थे धातुओं के साथ संयोग करते थे। दूसरी बात हमने कहा था NH3 R3N तृतीयक एमीन H2O जल और फ्लोरीन लिगेंडों के वर्ग ए की धातुओं के साथ क्रिया करके क्या अधिक संकुलन प्रवृत्ति को दर्शा रहे थे। फिर हमने वर्ग ए की संकुलन प्रायिकता का क्रम लिखा था, उदाहरण लिए थे तो आपके सामने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन की संकुलन क्षमता क्या होती है वर्ग ए के अंदर? ज्यादा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो किसके लिए हो गया? वर्ग ए के लिए। और किसके लिए? वर्ग ए के लिए। मैं बात करूं वर्ग बी के लिए। वर्ग बी के लिए बात करूंगा तो फ्लोरीन की संकुलन क्षमता क्या रहेगी? सबसे कम। उससे ज्यादा किसकी रहेगी? क्लोरीन की। उससे ज्यादा किसकी रहेगी? ब्रोमीन की। और उससे ज्यादा किसकी रहेगी? आयोडीन की। ये होता है वर्ग ए के लिए संकुलन प्रायिकता का क्रम, और ये होता है वर्ग बी के लिए संकुल प्रायिकता का क्रम। इस आधार पर संकुलन प्रवृत्ति के आधार पर या संकुलन प्रायिकता के आधार पर संकुलन प्रायिकता के आधार पर इनको कठोर व मृदु। कठोर का मतलब होता है क्या? हार्ड। कठोर का मतलब क्या होता है? हार्ड। और मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। संकुलन प्रायिकता के आधार पर इनका जो वर्गीकरण करते हैं वो कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से। कितने टाइप से करते हैं? 2 टाइप से। एक तो हार्ड और एक सॉफ्ट। हार्ड का मतलब होता है कठोर। हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर। और सॉफ्ट का मतलब होता है मृदु। तो हम कह रहे हैं संकुल प्रायिकता के आधार पर वर्ग ए और बी को हमने बताया। फिर उसी संकुलन प्रायिकता के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के आते हैं? 2 प्रकार के, कठोर और मृदु, हार्ड एंड सॉफ्ट।
तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कठोर अम्ल के लिए, हार्ड एसिड। कठोर अम्ल क्या होता है? कठोर अम्ल कठोर अम्ल वर्ग ए के धातु आयनों को अपन क्या कहते हैं? कठोर अम्ल। तो कठोर क्षार किसको कहेंगे? कठोर क्षार वर्ग ए के लिगेंडों को, क्या कहा जाता है? कठोर क्षार। हम बात कर रहे हैं संकुलन प्रायिकता के आधार पर इनका जो वर्गीकरण करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, कठोर और मृदु। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं किसकी? कठोर अम्ल की। तो वर्ग ए की धातु आयनों को क्या कहता हूं मैं? वर्ग ए के धातु आयनों को क्या कहता हूं? कठोर अम्ल। कठोर क्षार किसको कहूंगा मैं? कठोर क्षार वर्ग ए के लिगेंडों को क्या कहा जाता है? कठोर क्षार। और वर्ग ए के धातु आयनों को क्या बोलते हैं लालाओ? कठोर अम्ल। क्या बोलते हैं? कठोर अम्ल। दूसरी बात चलती है मेरी मृदु के ऊपर। मृदु अम्ल और मृदु क्षार, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। मृदु अम्ल और मृदु क्षार इस तरीके से कहेंगे। जब वर्ग ए के धातु आयनों को हम क्या कह रहे हैं? कठोर अम्ल। तो वर्ग बी के धातु आयनों को, क्या कहेंगे हम? मृदु अम्ल। और वर्ग बी के लिगेंडों को क्या कहेंगे अपन? मृदु क्षार। क्या कहेंगे? मृदु क्षार। क्या कहेंगे उनको? मृदु क्षार। तो संकुलन प्रायिकता के आधार पर इनका वर्गीकरण कितने टाइप से करते हैं अपन? दो प्रकार से, एक तो हार्ड और एक सॉफ्ट। एक होता है कठोर अम्ल और दूसरा होता है कठोर क्षार। मृदु अम्ल और मृदु क्षार। समझे? आगे चलते हैं। देखिए, अपन बात कर रहे थे संकुलन प्रायिकता का क्रम लिख लिया था अपन ने। अब क्या कह रहे थे हम? संकुलन प्रायिकता के आधार पर, संकुलन प्रायिकता के आधार पर वर्ग ए व वर्ग बी को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया। दो भागों में वर्गीकृत किया। वो दो भाग कौन से थे? वो दो भाग थे हार्ड और सॉफ्ट, कठोर और मृदु। हार्ड का मतलब होता है कठोर और सॉफ्ट का मतलब होता है मृदु या मुलायम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे
कठोर अम्ल किसे कहेंगे? बात उठती है कठोर अम्ल और कठोर क्षार। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको हार्ड एसिड, हार्ड एसिड और हार्ड बेस। हार्ड एसिड और हार्ड बेस। कठोर अम्ल किसको कह रहे थे अपन? वर्ग ए के धातु आयन, वर्ग ए के धातु आयन को अपन क्या कह रहे थे? कठोर अम्ल। संकलन प्रायिकता के आधार पर वर्ग ए व वर्ग बी को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन से थे? हार्ड और सॉफ्ट, कठोर और मृदु। तो वर्ग ए के धातु आयन, वर्ग ए के अंदर जो धातु आयन आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? कठोर अम्ल। वर्ग ए के लिगेंडों को, वर्ग ए के लिगेंडों को क्या कहते हैं? कठोर क्षार। क्या कहते हैं? कठोर क्षार। वर्ग ए के धातु आयन तो क्या कहलाते हैं? कठोर अम्ल। और वर्ग ए के लिगेंड क्या कहलाते हैं? कठोर क्षार। अब बात आती है किसके ऊपर? मृदु अम्ल क्या होते हैं? मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट एसिड। और मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। मृदु अम्ल क्या होंगे? जब हम ये कह रहे थे वर्ग ए के धातु आयन को क्या कह रहे थे? कठोर अम्ल। और वर्ग ए के लिगेंडों को क्या वो कह रहे थे? कठोर क्षार। तो वर्ग बी के धातु आयन को, वर्ग बी के धातु आयन को क्या कहूंगा मैं? मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड कहूंगा। और वर्ग बी के लिगेंडों को, वर्ग बी के लिगेंडों को, वर्ग बी के लिगेंडों को क्या कहूंगा मैं? मृदु क्षार। मृदु क्षार का मतलब सॉफ्ट बेस। आई बात समझ में? संकुलन प्रायिकता के आधार पर वर्ग ए और वर्ग बी को हम वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफिकेट कर रहे हैं। कितना आ रहा है? हार्ड और सॉफ्ट। सबसे पहले बात आती है मेरी, लगाओ कठोर अम्ल होता क्या है? कठोर अम्ल किसको कहेंगे? वर्ग ए के अंदर जो धातु आएंगी, वर्ग ए के धातु आयनों को क्या कहेंगे? कठोर अम्ल। तो फिर कठोर क्षार किसको कहेंगे? वर्ग ए के लिगेंडों को क्या कहा जाएगा? कठोर क्षार। अब बात आती है, ये तो कठोर हो गए। अब बात किस पे आती है? सॉफ्ट के ऊपर। मृदु क्या होते हैं? वर्ग बी के धातु आयन क्या कहलाते हैं? मृदु अम्ल, सॉफ्ट एसिड कहलाते हैं। और वर्ग बी के लिगेंडों को क्या कहते हैं? मृदु क्षार। ऐसे इसमें कह रहे थे वर्ग ए के लिगेंडों को क्या कह रहे थे? कठोर क्षार। और वर्ग बी के लिगेंडों को क्या कहेंगे? मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। ओके। एग्जाम्पल देखिए, BH3 प्लस BH प्लस CH3HG, ये क्या होता है? सॉफ्ट एसिड। क्या होता है ये? सॉफ्ट एसिड, मृदु अम्ल होता है। क्या बनाएगा ये? CH3 HgB प्लस H प्लस। ये जो H प्लस होगा ना, यहां H प्लस किसका कार्य करेगा? कठोर अम्ल का। किसका कार्य करेगा? कठोर अम्ल का। एक मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल क्या है? CH3HG प्लस CH3HG प्लस। ये तो क्या हो गया? मृदु अम्ल।
स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पढ़िएगा। BH प्लस ये हो गया मेरा सॉफ्ट एसिड। तो देखिए, एक मृदु अम्ल सॉफ्ट एसिड है मेरा CH3Hg प्लस। ये क्या है? मृदु अम्ल। व इसका सॉफ्ट एसिड क्या होगा? इसका कठोर अम्ल होता है क्या? H प्लस। ये CH3Hg प्लस तो क्या है? मृदु अम्ल है। क्या है? मृदु अम्ल। और CH3Hg भी, और H प्लस जो बचेगा इसका क्या रहेगा? कठोर अम्ल। एक मृदु अम्ल CH3Hg प्लस है, इसका कठोर अम्ल क्या होगा? H प्लस होगा। इसके साथ क्रिया करने वाले क्षार को इनके साथ क्रिया करने वाले क्षार को इनके साथ क्रिया करने वाले क्षार को देखिए, मृदु अम्ल और इसका कठोर अम्ल क्या होता है? H प्लस होता है। इनके साथ क्रिया करने वाले क्षार को क्या कहा जाएगा? इनके साथ क्रिया करने वाले क्षार को कठोर क्षार कहा जाएगा। कठोर क्षार कहा जाता है। इनके साथ क्रिया करने वाले क्षार को क्या कहेंगे? कठोर क्षार। अभिक्रिया साम्य दाईं ओर खिसक जाता है। कठोर क्षार जब होगा तो उसमें अभिक्रिया साम्य दाईं तरफ खिसक जाता है। दाईं तरफ खिसक जाता है। अभिक्रिया साम्य कहाँ खिसक जाएगा? दाईं ओर। दाईं ओर खिसक जाता है। जैसे BH प्लस प्लस CH3Hg प्लस, ये है। ये मेरे पास होता है क्या? कठोर क्षार। क्या होता है ये? कठोर क्षार। और ये होता है मेरे पास मृदु अम्ल। ये क्या होता है? ये तो होता है हार्डवेश, और ये सॉफ्ट एसिड। अब ये तो हो गया मृदु अम्ल। इसके साथ क्रिया करेगा, अब क्रिया आगे प्रोसीड हो रही है तो सामने कहां खिसक जाएगा? दाईं ओर। और क्या बचेगा? H प्लस। ये तो हो गया मेरे पास मृदु अम्ल, और ये क्या कहलाएगा? उसका मृदु क्षार। और ये है कठोर क्षार, तो ये क्या कहलाएगा? कठोर अम्ल। ये क्या कहलाएगा? कठोर अम्ल। ठीक है, ये उदाहरण था। एक मृदु अम्ल CH3Hg प्लस है और कठोर अम्ल H प्लस है। इनके साथ क्रिया करने वाले क्षार को क्या कहेंगे? कठोर क्षार कहेंगे और मृदु क्षार कहेंगे। तो इसमें अभिक्रिया जो होती है साम्य से कहां खिसकती है? दाईं ओर खिसक जाती है। एक रिएक्शन ये हुई मेरे पास। दूसरी रिएक्शन, मैंने BH प्लस और
CH3Hg प्लस। दूसरी कंडीशन लगा रहा हूं मैं। इसको क्या माना था? कठोर क्षार। अब इसको मान लिया मैंने क्या? कठोर। ये कठोर माना था, तो अब इसको क्या मान लिया मैंने? मृदु क्षार, सॉफ्ट बेस। और ये क्या होता है मेरे पास? ये मृदु अम्ल है, तो इसको मैं क्या मानूंगा? मृदु अम्ल। सॉफ्ट एसिड, क्या बनेगा? CH3Hg प्लस B और H प्लस। ये क्या रहेगा? कठोर क्षार। और ये क्या रहेगा? कठोर अम्ल। ये क्या रहेगा? कठोर अम्ल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, ये उदाहरण देख लेना।